नमस्कार, मैं ओम प्रकाश एम्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज मैं उसी अध्याय पर चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोगों का प्यार देखते हुए एक बात कहना पड़ रहा है कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत से हमारा तात्पर्य है कि सोवियत संघ और अमेरिका जो दो खेमों में बटा हुआ था उसमें से एक खेमे का पतन हो गया और ये दो खेमा वाली बात जो है खत्म हो गई। और इसी के बारे में हमको इस अध्याय में पढ़ना है, लिखना है और इसके बारे में समझना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि समाजवाद और पूंजीवाद जो दो विचारधारा इस विश्व में चली और जिसके चलते शीत युद्ध का दौर चला था, और इस शीत युद्ध का दौर दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और इसका अंत सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ। यानी कि देखा जाए तो 1945 से लेकर के 1991 तक के बीच का दौर शीत युद्ध का दौर था और 1991 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति होती है और दो ध्रुवीयता का अंत होता है, क्योंकि इसमें सोवियत संघ का पतन हो जाता है और पूरी तरह दुनिया के नक्शे से यह हट जाता है और इससे एक एक करके देश अलग होते चले गए। और जो नव स्वतंत्र देश थे उन देशों ने मिलकर के राष्ट्रकुल का निर्माण किया। तो ये मूल बातें थी इस अध्याय की, और इसमें से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठते हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग पहले करेंगे और जो सब्जेक्टिव प्रश्न आता है उनको बाद में करेंगे। तो हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो इस अध्याय से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा बनता है वो इस प्रकार है, क्योंकि बर्लिन की दीवार इस दौर का एक महत्वपूर्ण भाग था और इससे प्रश्न भी बनता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बर्लिन की दीवार के बारे में बताया भी है, और इस वीडियो में आप देखिए कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा बनता है कि बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी। तो बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी, जो बर्लिन को दो भागों में विभाजित करती थी। अगला प्रश्न हमारा है कि यूएसएसआर का पूर्ण रूप क्या है। तो यूएसएसआर का पूर्ण रूप होता है यूनियन ऑफ सोवियत सॉलिडेरिटी रिपब्लिक। इसके बाद अगला प्रश्न है सोवियत संघ का खेमा क्या कहलाता था। तो सोवियत संघ का खेमा दूसरा जो है ग्रुप था और यह दूसरी दुनिया कहलाता था। और अगला प्रश्न है कि जो सोवियत संघ था उसमें कितने गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या 15 थी। और फिर अगला प्रश्न जो हमारा बनता है कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, टुकड़ा हुआ, तो उसमें से सबसे पहले कौन अलग हुआ। तो उसमें सबसे पहले रूस अलग हुआ। चलिए अगली जो बात कहनी है वह है पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है, या तो इसका उत्तर आता है स्टालिन। वह स्टालिन जिसने सबसे पहले पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 इयर्स प्लान के बारे में बताया और इसको भारत ने भी अपनाया। तो प्रश्न यहां भी कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि भारत ने पंचवर्षीय योजना कहां से ग्रहण की या कहां से ली। तो इसका सीधा सा उत्तर आता है कि सोवियत संघ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसकी खानापूर्ति या उसको भरने के लिए कौन सा देश आया। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि सोवियत संघ जब विघटित हुआ तो उससे अलग हुए नव स्वतंत्र देशों का एक समूह बना, और इस समूह को क्या कहा जाता है। तो इस नए समूह को हम राष्ट्रकुल के नाम से जानते हैं।
और देखिए सोवियत संघ के अंतिम दौर में जो अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उसने सोवियत संघ में सुधारों की प्रक्रिया और अर्थव्यवस्था में उन्नति हो इसके लिए जो नीति अपनाई वह है पेरोस्त्राइका और ग्लासनोस्त। और इस नीति को शुरू करने का श्रेय मिखाइल गोर्बाचोव को है, जो सोवियत संघ के अंतिम महासचिव थे। चलिए आगे हम चलते हैं। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो है वह किस पर आधारित थी? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली साम्यवाद पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि जब सोवियत संघ का पतन हो गया और उसके उत्तराधिकारी के रूप में रूस आया, तो रूस के पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन हुए? तो इसका उत्तर होगा बोरिस येल्त्सिन। इसी तरह एक लेनिन ने आर्थिक सुधारों के लिए योजना चलाई थी और उस योजना का नाम था NEP, नई आर्थिक नीति। तो NEP का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसका पूर्ण रूप होता है। और लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसके बाद हम जो है आगे चलेंगे सब्जेक्टिव की ओर कि इस अध्याय से कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि सिर्फ इंटर आर्ट में ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं, यह कंपटीशन में भी इसके कई प्रश्नों को पूछा जाता है। अभी जैसे मैंने लेनिन के बारे में कहा, तो लेनिन अगुवा था रूसी क्रांति का और रूसी क्रांति 1917 में हुई, यह मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है। तो चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। तो हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है शॉक थेरेपी क्या है? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा पूंजीवादी देशों द्वारा साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था पर आघात करके यानी कि चोट पहुंचा करके उसका उपचार या इलाज करना। पूंजीवादी देशों द्वारा संक्रमण के इस मॉडल को यानी कि ये जो पॉलिसी थी यानी कि ये जो एक डिजाइन किया गया था, तो इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित था। यानी कि इसका डायरेक्टर या कहते हैं डायरेक्शन जो भी कह सकते हैं वो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष था। और इसी मॉडल को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो दो ध्रुवीयता का अंत है उससे जुड़ा हुआ, ताकि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, साम्यवाद की विचारधारा, वह पुनः पनपने न पाए, इसके लिए इस तरह का प्रयोग किया गया था, जिसने सपने तो बहुत बड़े दिखाए लेकिन इसका परिणाम बड़ा दुखद हुआ और अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण और विध्वंस किस तरह ऐतिहासिक घटना कहलाती है? तो शीत युद्ध के सबसे तनावपूर्ण माहौल में इसका निर्माण हुआ था और बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के पतन का संदेश देती है। और बर्लिन की दीवार का बनना जर्मनी का विभाजन भी दिखाता है और बर्लिन की दीवार का गिरना जर्मनी के एकीकरण का भी प्रतीक है। तो हम कह सकते हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत के रूप में हम बर्लिन की दीवार के गिरने को देख सकते हैं। और अगला प्रश्न जो हम देखते हैं वह है दो ध्रुवीय विश्व से क्या समझते हैं? यानी कि यह प्रश्न जो है दो ध्रुवों के बीच की बात कर रहा है। तो दो ध्रुवीय विश्व से हमारा जो मीनिंग है या आशय है वह है विश्व का दो खेमों में बंटना। और यह जो दो खेमों में बटा, इसमें मूल रूप से
साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के खेमे थे। साम्यवादी विचारधारा वाला खेमा सोवियत संघ का था जो साम्यवाद पर आधारित था, तो दूसरा खेमा अमेरिका का था जो पूंजीवाद पर आधारित था। फिर हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है वह है सोवियत संघ के पतन का तात्कालिक कारण क्या था। यानी कि वह सोवियत संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा देश था और साम्यवाद का अगुवा था, साम्यवादी विचारधाराओं को प्रसारित करने वाला वह देश था, अचानक यह विश्व के मानचित्र से गायब हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं था, लेकिन जब सोवियत संघ के महासचिव गोर्बाचोव बने तो उन्होंने आर्थिक सुधार और अन्य सुधार किया, जिसका स्वाद सोवियत संघ के लोगों ने चखा और फिर उसमें राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की भावना का उदय हुआ, जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हुआ। और मूल रूप से देखा जाए तो सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण या तात्कालिक कारण संप्रभुता और राष्ट्रवाद का उदय ही है। और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है दूसरी दुनिया के विघटन का क्या आशय है। दूसरी दुनिया के विघटन से हमारा तात्पर्य है कि दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ जो साम्यवादी विचारधारा का अगुवा था, इसके पतन से है और इसके विघटन से, इसके पतन से साम्यवादी विचारधारा का भी पतन हो जाता है और सोवियत संघ और उनके खेमों के सभी देशों में उनकी विचारधारा का ही पतन नहीं हो जाता है, बल्कि शासन व्यवस्था भी बदल जाती है। तो यह है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे आगे वीडियो बनाने में साहस और हिम्मत मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।